Hey guys, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So, my dear students, in a previous session, we have completed Dalton's law and its numericals. So, now in this particular session, we are going to discuss about the Graham's law of diffusion and effusion. तो मैं बच्चों मैं आपको एक बात इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा कि आप एक कमरे में बैठे हो। आपने कभी ये फील किया है अगर आप एक कोने के अंदर इंटेंसिक इट मीन्स अगरबत्ती जलाते हो तो वो उसका धुआं पूरे रूम में फैल जाता है। आप अगर दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर में बैठे होंगे तो भी आप उसे स्मेल कर सकते हो। ठीक है, यही आपने देखा होगा, कोई कहीं दूर सिगरेट पीता होगा बट आप उसकी स्मेल कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो। ठीक है, तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि गैस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। गैस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो पहले मैं आपको दो पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा कि डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन में क्या फर्क होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा। ओके, फिर उसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन में क्या फर्क होता है। दोनों बात तो एक ही है कि गैस ट्रैवल करता है, गैस जाता है, तो बात तो वही है। बट फर्क क्या है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन में। तो मान लो अभी एक खुला रूम है आपके पास, आपने कोने में कुछ भी जलाया। ओके, जैसे अगरबत्ती आपने एक जलाई तो वो जा रही है, क्या उसके ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा है? नहीं, प्रेशर कुछ नहीं लग रहा है यार। क्लियर। ओके, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। वो दूसरे गैस के साथ तुरंत मिक्स हो जाता है एंड होमोजेनियस मिक्सचर बना के फटाफट से वो डिस्टेंस ट्रैवल करने लगता है। ठीक है, तो दूसरे गैस के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाने की टेंडेंसी को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, एफ्यूजन क्या होता है। तो अभी चलिए दोनों एक एग्जांपल को लेके समझाता हूं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इधर बीच में एक बड़ा सा होल है। ओके, एंड दूसरा कंटेनर है, उसमें बीच में बहुत छोटा सा होल है। क्लियर। तो अभी इधर मैंने मान लो N2 गैस भरा हुआ है। ओके, एंड इधर नॉर्मल एयर भरी हुई है। इधर भी मैंने क्या भरा हुआ है, N2 गैस भरा हुआ है, और इधर मैंने एयर भरी हुई है। ओके, इट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूं कि N2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, एयर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। ऐसे मैंने भरा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इधर भी ऐसे भरा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जनरली गैस कहाँ जाती है, तो गैस जनरली ट्रैवल करती है दोस्तों हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक कब तक जाएगी, जब ये दोनों के बीच में सेम नहीं हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, तब तक वो इधर से इधर, इस साइड से इस साइड जाएगी। क्लियर। तो इधर आप देख सकते हो होल बहुत बड़ा है। ओके, तो वो आराम से जा सकती है। बट इधर आप देख सकते हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ही होल छोटा है, तो सब लोग साथ में नहीं जा पाएंगे, धीरे धीरे जा पाएंगे। क्लियर। ओके, तो वो एस्केप तो कर सकती है गैस, बट उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, एंड वो वॉल की वजह से, क्योंकि एकदम छोटा सा होल है, तो ये प्रोसेस को हम एफ्यूजन कहते हैं। अगर बड़े होल से निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात है। डिफ्यूजन एफ्यूजन दोनों में हाई कॉन्सेंट्रेशन से गैस लो कॉन्सेंट्रेशन ही जाती है बच्चों। बट इधर स्पेस ज्यादा होती है, इधर स्पेस बहुत ही कम होती है। ड्यू टू दैट उसके ऊपर प्रेशर लगता है, तो उसे हम ऐसे कह सकते हैं। तो जनरली डिफ्यूजन को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, दैट मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू लार्ज होल फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। एफ्यूजन क्या होता है कि भाई मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू अ वेरी टाइनी होल, माइक्रो होल, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज एफ्यूजन। समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर। चलिए अभी डेफिनेशन एक बार लिखना जरूरी है, चलो लिख लेता हूं। तो मैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, तो उसमें ऐसा लिखा गया है, द एबिलिटी ऑफ अ गैस of a gas to mix spontaneously। इट मीन्स अपने आप, हम कुछ नहीं कर रहे। स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप, हम कुछ नहीं कर रहे। द एबिलिटी ऑफ अ गैस टू मिक्स स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, क्लियर, इज नोन एज डिफ्यूजन।
तो कोई भी गैस की एबिलिटी होती है अपने आप मिक्स हो जाने की या होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करने की, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। एफ्यूजन किसे कहते हैं उसकी भी डेफिनेशन, इन शॉर्ट मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया, यही आपको याद रखना है। ठीक है, एक्चुअली ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट कुछ बार क्वेश्चन इसके ऊपर जेडबल नीट में आते हैं तो करना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो it is a process in which gas is allowed to escape under pressure through a fine or small aperture or small aperture, clear, made in the wall, made in the wall of a closed container। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को आपको समझ में आ गया, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, एफ्यूजन किसे कहते हैं। तो अपना जो ये ग्रेहाम साइंटिस्ट थे, तो ग्रेहाम भाई साहब ने क्या बताया, तो हमें ये तो पता चला गया कि भाई अपना गैस डिफ्यूजन भी करता है, एफ्यूजन भी करता है। ठीक है, तो उन्होंने लॉ दिया, क्या दिया, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, द रेट ऑफ, फिर से समझिएगा, ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ of various gases varies inversely proportional to the square root of the of their density। तो ग्रेहम भाई साहब ने ये बताया कि यस, गैस डिफ्यूज तो होता है, बट गैस की डिफ्यूज, अलग अलग गैस की डिफ्यूज होने की कैपेसिटी, रेट, उनकी स्पीड, ठीक है, रेट मीन्स क्या होता है, जनरली स्पीड। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रेट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। तो ये आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डेंसिटी, ऐसा उन्होंने बताया। जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन गैस है एंड हाइड्रोजन गैस है, दो गैस है, मुझे पता करना है कि किसका रेट ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई RO2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/रूट डेंसिटी ऑफ O2 एंड डेंसिटी ऑफ H2 के लिए करेंगे तो ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं, डन। तो क्या इसके ऊपर ये फॉर्मूला याद रखना आप, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डेंसिटी, ओके, ये उन्होंने बताया। तो बच्चों हमें ये तो पता चल गया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1, सिंपल, उसके जैसा ही किया मैंने, ठीक है, R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1 कर दिया। अभी हमने आगे पढ़ा था डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, पढ़ा था कि नहीं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो मैं क्या लगा सकता हूं कि भाई डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो D2 है तो M2 आएगा, D1 है तो M1 आएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1 इज इक्वल टू √M2/M1। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, ओके। तो क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इट मींस मैं कह सकता हूं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना उसका रेट कम होगा। इतना पता चला, इसके ऊपर से क्या पता चला कि भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वो कम होगा, ठीक है, ओके। जितना मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका ज्यादा होगा। तो ये दो फॉर्मूला हमें पता चली जिसको हमें याद रखना है, ठीक है, ओके, इतना पता चल गया दोस्तों, क्लियर। तो अभी हमें ये भी तो पता चल गया, अभी रेट ऑफ डिफ्यूजन, जनरली किसी का भी रेट फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, जनरली किसी का भी रेट फाइंड करना हो, जैसे मान लो
कि आपका रेट फाइंड करना है कि आप यहाँ से लेके दिल्ली गए तो कितने टाइम में पहुंचे, ना कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, यस और नो। जनरली आपको स्पीड निकालनी हो, एवरेज स्पीड या रेट निकालना हो, तो आप क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी गैस तो कहीं पे भी फैल सकता है, ठीक है, तो गैस जैसे जैसे फैलता है उस जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता है, कह सकता हो कि नहीं। आपको पता है कि भाई एक आप गैस को कंप्रेस करके इस छोटे से ढक्कन में भी आप पैक कर सकते हो, एंड जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे ये गैस तो पूरे रूम में फैल जाएगा। इट मीन अभी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरे रूम जितना हो जाएगा, अगर बंद कंटेनर है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस के फॉर्म में क्या लिखा जाता है, तो इसमें ऐसा लिखा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, में गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज्ड हुआ है अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। ओके, तो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे पता चलेगा, तो हमें ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज हुआ है और कितना टाइम टेकन हुआ है। जैसे मान लो इसको मैं R1 ले रहा हूं तो उसके लिए V1 वॉल्यूम 1 एंड टाइम T1 आएगा। अभी जैसे मैं R2 ले रहा हूं तो उसके लिए क्या आएगा, वॉल्यूम V2 एंड T2 आएगा। तो अगर मैं R1 अपॉन R2 करता हूं, जैसे हम कर रहे हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1 बन जाएगा। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ये आया। तो अभी सारे फॉर्मूला में एक साथ में लिख सकता हूं, दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1। ये वॉल्यूम और टाइम के डिफरेंस में, डिस्टेंस एंड टाइम के रिलेट में अभी करना हो रेट तो ये करेंगे। ओके, फिर डेंसिटी दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे d2/d1। अगर मॉलिक्यूलर मास तो दिया नहीं होगा बट पता ही होगा, मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1। ये सारे फॉर्मूलाज इसके बन गए, एंड आप आराम से ये फॉर्मूलाज को डिफाइन कर सकते हो एंड इसके उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, ओके। बट अगर इसमें मैं ऐसा बोलूं कि भाई दोनों का सेम वॉल्यूम है, जैसे मेरे पास H2 गैस भी है एंड मेरे पास O2 गैस भी है, मैं दोनों का सेम वॉल्यूम रख रहा हूं, सेम वॉल्यूम रख रहा हूं, ठीक है, डिफ्यूज कर रहा हूं सेम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो V1 भी सेम रहेगा, V2 भी सेम रहेगा, तो V1 अपॉन V2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि मैंने दोनों का वॉल्यूम क्या रखा। तो अगर मैं वॉल्यूम दोनों का सेम रख रहा हूं तो क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 आएगा। फिर इसका तो कंटिन्यू रहेगा d2/d1 मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1। ठीक है, ये रहेगा, ये हमें पता है। बट इफ टाइम सेम, इफ टाइम रिमेन सेम, इट मीन सेम टाइम के लिए हम पास कर रहे हैं, हमें देखना है कितना वॉल्यूम होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ऐसा फाइंड करना हो तो टाइम सेम दिया हो तो भाई T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं कि भाई R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 अंडर रूट D2 अपॉन D1 अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फॉर्मूला बहुत ही इजी है, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों मेरे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा देखा गया प्रेशर के साथ कैसे रेट डिपेंड करता है, तो रेट प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। गैस का प्रेशर जितना ज्यादा रेट उतना ज्यादा, गैस का प्रेशर जितना ज्यादा रेट उतना ज्यादा। एंड रेट हमें क्या देखा, हमने देखा अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये भी तो सही था, यस और नो। या तो हमने ये भी देखा ना कि भाई रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो क्या मैं ये दोनों को मिक्स कर दूं, ये दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या मैं ऐसे लगा सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं कि भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ऐसे लिख सकता हूं। तो इसको R1 ले लूं तो ये P1 हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा, देखिए। ठीक है, अभी दूसरा R2 ले लूं तो उधर भी तो क्या होगा, P2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2। अगर R1 अपॉन R2 रेशियो लेता हूं तो थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, होप आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, P1 अपॉन P2 इंटू मल्टीप्लाई है
मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1। सिंपल है दोस्तों, इतना तो आता है ना। अभी कभी इसकी जगह पे डेंसिटी भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास की जगह पे, तो कभी डेंसिटी लिखा हो तो हमें टेंशन नहीं लेना है, d2/d1। तो ये भी हो गया हमारा एक फॉर्मूला। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने देखे इसमें, ठीक है बच्चों। ओके, जनरली ये ग्रेहाम्स लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इधर सब गैस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ग्रेहाम्स लॉ पढ़ना जरूरी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो चलिए एप्लीकेशंस की बात करता हूं मैं। अभी आप फॉर्मूलाज और लॉ तो समझ गए, तो एप्लीकेशन आपको कहाँ कहाँ पे काम में आता है। तो पहली तो बात, हमने ये पाया है कि जब हम हाइड्रोजन गैस को छोड़ते हैं तो वो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। तो क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो कि भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होता है, इसलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से हाइड्रोजन क्या होता है, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसका, ठीक है, ड्यू टू इट्स लाइटेस्ट वेट। ओके, फिर हमने ये भी देखा गया कि जैसे CO की बात करते हैं, N2 की बात करते हैं, एंड C2H4, ये तीनों गैस है। अभी तीनों का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, तो 12 प्लस 16, ओके, तो 28, ये भी 28, 24 प्लस 4 28, तो तीनों का मॉलिक्यूलर मास 28 है। तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम है। इट मींस रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, वो स्लो, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन लेस होगा। जैसे मान लो H2 और O2 लिया है, तो H2 का 2 है, O2 का 32 है, तो O2 जो है वो स्लो, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन लेस होगा, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ऐसे पता चल सकता है भाई, जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अभी मान लो कि एक बार आपने ये गैस को डिफ्यूज कर दिया, ये दोनों गैस को डिफ्यूज कर दिया एयर के अंदर, बट वो एयर में से अलग करने की जो प्रोसेस होती है, सेपरेशन करना है अभी गैस का, ओके, उसे एटोमोलिसिस कहते हैं। ये कभी पूछते नहीं है, बट इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना, एटोमोलिसिस किसे कहते हैं। जैसे मान लो आपने खाली एक ही गैस डिफ्यूज किया, H2 गैस डिफ्यूज कर दिया है एयर के अंदर, यहां आपसे मैंने H2 गैस छोड़ दिया, तो अभी यहाँ पे जो एयर है उसमें से H2 को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो भी डिफ्यूजन के प्रिंसिपल से ही होता है। तो जैसे सेपरेट करने की प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एटोमोलिसिस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एटोमोलिसिस कहते हैं। एंड जनरली यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं, जैसे U235 ले लो एंड U238 ले लो, ये दोनों उसके आइसोटोप है। ओके, इनको सेपरेट इसके हिसाब से किया जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से किया जाता है, इसलिए हम ये रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ते हैं। ओके, तो ये थी उसकी एप्लीकेशन। होप बहुत ही इजी था, तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग वीडियो नहीं बना रहा हूं, आपको इसमें ही उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ बता रहा हूं, तो फटाफट से देख लीजिएगा। इजी से हार्ड लेवल जैसे हम जाते हैं वैसे जाएंगे। एक बार फिर से आपके लिए सारे फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूं, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। R1/R2, R क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है, d2/d1, d2 d1 डेंसिटी है, इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1, इज इक्वल टू क्या था अपना, v1 इंटू T2 अपॉन v2 इंटू T1। v1 जनरली डिस्टेंस कंसीडर कर देंगे, वॉल्यूम डिस्टेंस जैसा, ठीक है, एंड T2 T1 क्या है, अपना टाइम है। इतने फॉर्मूला है, प्लस यस 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 सर बोल क्यों जाते हो, P1/P2 इंटू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1, ठीक है, ऐसे होते हैं। आइए इसके ऊपर से क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि क्या पूछते हैं। तो एक फुटबॉल है, फुटबॉल इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन व्हाट ऑर्डर आर दिस फुटबॉल्स टू बी री इन्फ्लेटेड। इट मीन्स कौन सा फुटबॉल जो है, समझ रहे हो, फटाफट री इन्फ्लेटेड हो जाएगा। डन। तो आप सिंपल कह सकते हो कि भाई इसका मॉलिक्यूलर मास 28 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 4 है। चलो मैं खाली क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई ये तीन गैस है, इसमें से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हो कि H2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, फिर क्या आएगा, हीलियम आएगा, फिर N2 का सबसे कम होगा। समझ में आया, क्लियर। ओके, ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास इतना कम होगा।
अभी आइए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द यूनिफॉर्म एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, under the uniform experimental conditions, find the rate of diffusion ratio for O3 and SO2 गैस। तो आपको क्या करना है, तो O3 एंड SO2 गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो फाइंड करना है। चलिए मैं 1 लेता हूं O3 को एंड 2 लेता हूं SO2 को, तो उनका रेशियो R1 अपॉन R2। अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हमें कुछ दिया है, डेंसिटी दिया है, नहीं दिया है, तो मॉलिक्यूलर मास तो देने की जरूरत नहीं है, खाली कंपाउंड दे देंगे, मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल जाएगा। तो सीधा मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगा देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1। तो चलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 मैंने SO2 लिया, SO2 का 32 प्लस 32 64 आएगा अपॉन O3 तो 48। क्लियर? इज इट क्लियर? समझ रहे हो ना बात को? ओके, बहुत ही सिंपल है। 48 उसका अंडर रूट कर दो, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.1547 मिलेगा। ओके, तो आप कह सकते हो कि RO3 अपॉन RSO2 इज इक्वल टू 1.1547, उनका रेशियो इतना आया। या तो ऐसा भी कह सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ओजोन इज 1.1547 टाइम्स ऑफ RSO2। क्लियर? ओके, तो इतने आसान से क्वेश्चन, ये सारे एमसीक्यूज में आते हैं, बहुत बहुत इजी। मैं इजी से हार्ड लेके जाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी आप देखिए टाइम टेकन फॉर O2, देखिएगा, हाँ, टाइम टेकन फॉर O2 गैस ट्रैवल, O2 गैस ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ इज 80 सेकेंड। एक न्यूमेरिकल है कि भाई ऑक्सीजन, एक इमेजिनेशन है, ठीक है, सीरियसली मत ले लेना, कि भाई ऑक्सीजन गैस को सन से अर्थ तक ट्रैवल करने के लिए 80 सेकेंड लगते हैं। तो सेम डिस्टेंस से, सेम डिस्टेंस दिया गया है, सेम डिस्टेंस, हीलियम को कितना टाइम लगेगा, हीलियम को कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे, तो देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1। तो अभी डिस्टेंस सेम रह रहा है, इट मींस v को हम कैसे कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम को एज अ डिस्टेंस, तो v1 इज इक्वल टू v2 है, तो सीधा मैं लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। आपको क्या फाइंड करना है, चलिए T1 में ले लेता हूँ ऑक्सीजन के लिए एंड T2 में ले लेता हूँ हीलियम के लिए। ऑक्सीजन के लिए 80 सेकेंड दिया गया है, हीलियम के लिए हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो अभी दूसरा क्या दिया है, दूसरा तो कुछ नहीं दिया है, क्या इधर मास दिया है, यस, तो भाई सर O2 और हीलियम दिया है, तो हम उसके मॉलिक्यूलर मास तो पता कर सकते हैं, तो सीधा इसका इसके साथ रिलेशन निकालेंगे, तो रेट बेट की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं, खाली यही फॉर्मूला लगाओ, T2 अपॉन T1, T2 हीलियम लिया है, तो चलिए T हीलियम अपॉन T O2 इज इक्वल टू हीलियम का 4 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है। चलिए हीलियम हमें फाइंड करना है, ऑक्सीजन 80 सेकेंड दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें सीधा हीलियम का टाइम मिल जाएगा एंड हीलियम का टाइम आएगा 28.29 सेकेंड्स। क्लियर? 28.29 सेकेंड, है ना मजेदार? लॉजिक लगाना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक लगाओगे आपका काम हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऐसे किया है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन एंड अननोन गैस, नाइट्रोजन एंड अननोन गैस दिया गया है। ओके, वो 50 ml एंड 70 ml respectively. Okay, so find the molecular mass of unknown gas. Simple. Okay, molecular mass of unknown gas. तो भाई वॉल्यूम दे दिया है, टाइम
तो सेम ही है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय N2। इधर उन्होंने मेंशन नहीं किया बट सेम टाइम के लिए, ठीक है, टाइम सेम है इधर। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 आएगा, क्योंकि T2 T1 निकल जाएंगे, इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1। लगा लो, V1 है इसका, V2 इसका है, M2 फाइंड करना है, M1 28 है, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस अब तक हमने किए। आइए कुछ मजेदार से क्वेश्चंस आपको मैं कराता हूँ, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसे पढ़िएगा पहले। थ्रू टू एंड्स ऑफ अ glass tube of length 200 centimeter, HCl gas and ammonia gas are allowed to enter at what distance ammonium chloride will form first? Ammonium chloride will form first। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके पास एक ट्यूब है, बराबर, ट्यूब के 200 सेंटीमीटर की ट्यूब है आपके पास, एंड आप एक साइड से उसमें HCl गैस छोड़ रहे हो, एक साइड से आप उसमें NH3 छोड़ रहे हो, सेम वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम सेम छोड़ रहे हो, ठीक है, इधर लिख लेना कि भाई सेम वॉल्यूम छोड़ रहे हैं हम, ओके। तो आपको पता है कि भाई NH3 NHCl जब कंबाइन होते हैं तो NH4Cl बनते हैं। तो NH4Cl जो है उसकी व्हाइट फ्यूम्स होती है, उसकी क्या होती है, व्हाइट फ्यूम्स, इट मीन सफेद सफेद धुआं सा निकलता है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई इधर पहली बार सफेद धुआं कहाँ निकलेगा। तो मान लो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ निकलेगा, अभी इधर HCl है, इधर NH3 है। HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5, NH3 का मॉलिक्यूलर मास 17, 14 प्लस 3, ठीक है। तो कौन ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा बच्चों, कोई बता सकता है मुझे इसमें से फास्ट ट्रैवल कौन करेगा भाई? क्लियर, ओके। तो इसमें यस, वेरी गुड, आपका आंसर सही है, NH3 करेगा। तो NH3 ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, HCl कम डिस्टेंस कवर करेगा। इन शॉर्ट में कोई इमेजिनरी पॉइंट इधर इमेजिन कर दो कि भाई ये जो है वो इधर Q पॉइंट पे अपने को ये मिलेगा, ठीक है, ओके, डन। समझ में आया कि नहीं, क्लियर, ओके। मान लेते हैं कि Q पॉइंट पे हमें मिल रहा है। तो अभी A से Q, HCl ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो HCl ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो HCl डिस्टेंस कवर कर रहा है AQ जितना, एंड NH3 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, BQ जितना। अभी AQ को मैं X अज्यूम कर लेता हूं, X, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 200 माइनस X आ जाएगा यार, समझ रहे हो ना। तो AQ मेरा क्या आ गया, X आ गया, BQ मेरा क्या आ गया, 200 माइनस X आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखते थे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1। समझिएगा ध्यान से, हाँ। तो V1 आपका कितना है, अभी R1 R2 की जरूरत नहीं, मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन ले लेते हैं। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1। तो चलिए V1 कितना है आपका X, HCl को हमने X ले लिया, ये कितना है 200 माइनस X, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 NH3 तो 17, ये 36.5। इसको सॉल्व करोगे ना मेरे भाई तो आपको X मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको X मिल जाएगा। X जो भी आता है इट मीन्स वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा व्हाइट फ्यूम्स, क्लियर, ओके। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर है। एक क्वेश्चन बताता हूं कि भाई एक 50 फीट स्क्वायर का हमारे पास एक फार्म है,
एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं 50 फीट स्क्वायर फार्म है, उसमें से डायगोनल से, दोनों के कॉर्नर से, डायगोनल कॉर्नर से हम दो गैस छोड़ रहे हैं, एक इधर से Na3 छोड़ रहे हैं, इधर से H, दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कौन से पॉइंट पे हमें मिलेगा, एंड उन्होंने एक कंडीशन स्पेसिफाई की है कि खाली गैसेस डायगोनल ही ट्रैवल कर रहे हैं। सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि फार्म तो ओपन होता है, सब पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने कंडीशन दे के रखी है कि खाली इधर डायगोनल ही पास करेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी डी। तो पहले इसका डायगोनल का लेंथ फाइंड कर देंगे पाइथागोरस लगा के, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसका भी मैं खाली मेथड समझा देता हूँ, 50 स्क्वायर जो भी आंसर आ रहा है, ए सी लेंथ आ गया, ये लेंथ आ गया ए और सी। मान लो इधर एन एच यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे क्यू पॉइंट है, तो ए क्यू एक्स है, तो बी क्यू क्या होगा, जो भी आएगा, आई थिंक 70.71 फीट आएगा। तो 70.71 माइनस एक्स, फिर इसमें भी ऐसा है मॉलिक्यूलर मास की तरह लगा लो, है ना आसान, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही आसान से, बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन है। ओके, आइए एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, ठीक है, जो थोड़ा बहुत आपको लॉजिक आपका अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। एक सैंपल ऑफ ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन containing 86.16 percentage of ozone by weight required 430 seconds to diffuse under conditions where pure oxygen required 369.5 seconds. Determine density of ozone if density of pure O2 is 16 ग्राम पर लीटर, ठीक है, इतना दिया गया है। अभी ये क्वेश्चन को आप समझिए क्या बताना चाहता है, कि आपके पास एक ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर आप कह सकते हो, ओजोनाइड ऑक्सीजन है वो, उसमें 86.16% O3 है। तो चलिए मैं एक सैंपल ले लेता हूं, सैंपल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ O3 प्लस O2, उसमें O3 कितने परसेंट है, 86.16% है, यस और नो, ओके, वो कितने परसेंट है, 86.16%, ओके, क्लियर, ओके बच्चों। तो हमने देखा इधर कि ओजोन 86.6% है बाय मास, तो दूसरा बचेगा कितना, तो 100 माइनस 86.6, इट मीन्स 13.84% ऑक्सीजन रहा है, किसके, ओजोनाइज ऑक्सीजन के अंदर, इतना दिया है। उसको कितना टाइम लग रहा है, तो उसको टाइम लग रहा है 430 सेकेंड, ओके। वही हम प्योर ऑक्सीजन की बात करते हैं, प्योर ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन है, ओके, उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है, मान के चलो चलो इधर 367.5 सेकेंड, 367.5 सेकेंड, क्लियर। तो इसकी डेंसिटी हमें फाइंड करनी है। अभी ये तो डेंसिटी मिक्सचर की मिलेगी और ये डेंसिटी प्योर O2 की मिलेगी, फिर मिक्सचर में से हमें O3 की डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। एक थोड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, क्लियर है। द प्योर डेंसिटी O2 की तो दी गई है 16 ग्राम पर लीटर, ओके। तो जनरली हम ऐसा लगा सकते हैं कि भाई R1/R2 इज इक्वल टू, अभी देखो अंडर सेम कंडीशन इधर यूज किया गया है, अंडर द कंडीशन वेयर प्योर ऑक्सीजन, सेम कंडीशन है, डिस्टेंस सेम है,
इट मीन्स आप सीधे आप क्या लगा सकते हो, तो आप सीधे लगा सकते हो T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1, ऐसा लगा सकते हो। और एल्स ऐसा भी लगा सकते हो D2/D1। चलिए, तो इन दोनों में से प्रेफरेबल कौन रहेगा? अभी इसमें तो मॉलिक्यूलर मास, तो सैंपल का फॉर्मूला पता होता तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता चलता ना, तो सैंपल का फॉर्मूला ही नहीं पता है, इसमें तो खाली ये दिया था एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो सब में नहीं पढ़ते हैं। सीधा हम क्या करेंगे, T2/T1 करेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट D2/D1। T2 क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर का कितना टाइम लग रहा है? 430 सेकेंड लग रहा है। T1 क्या है? प्योर ऑक्सीजन है, उसको कितना टाइम लग रहा है? 367.5 सेकेंड लग रहा है। तो मिक्सचर की डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, तो मिक्सचर लगा देता हूं। D1 प्योर ऑक्सीजन है, उसकी डेंसिटी हमें दी गई है 16। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, तो आपको मिक्सचर की डेंसिटी भी मिल जाएगी, एंड मिक्सचर की डेंसिटी आती है 21.91। कितनी आती है? 21.91 मिक्सचर की डेंसिटी आई। अभी मेन काम है, चले, मिक्सचर मीन्स ये वाले मिक्सचर की डेंसिटी आ रही है 21.91। तो अभी इसमें क्या करेंगे? अगर 100% मान लेते हैं, 100% वॉल्यूम मान लेते हैं, ठीक है, ओके, 100% वॉल्यूम मानते हैं, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 100% वॉल्यूम का सैंपल है, देखना उसमें मैं कह सकता हूं 86.16% बाय वॉल्यूम क्या होगा? ओजोन होगा, एंड प्लस 13.84% क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्सीजन होगा। तो जनरली हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आता है? मास अपॉन वॉल्यूम आता है। तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर? यस और नो? ओके, तो वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाऊं मैं, चलो वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या आएगा? मास अपॉन डेंसिटी आएगा। ठीक है, तो इसका कितना मास दे दिया है? मान लीजिए 100 ग्राम दे दिया है, 100% है, तो इसका वॉल्यूम में क्या करेंगे? 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 86.16 ग्राम ही ले लो, अपॉन डेंसिटी ऑफ ओजोन प्लस 13.84 अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने? 100% था, उसमें से इतना ये था, इतना ये था, तो सबका वॉल्यूम लिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना होता है? इसका 100 अपॉन डेंसिटी, इसका 86.16, इसका 13.84। ठीक है, तभी मिक्सचर की डेंसिटी है हमारे पास, यस है ना सर, 21.91। फिर 86.16 हमें ओजोन की डेंसिटी फाइंड करनी है, 13.84 ऑक्सीजन की डेंसिटी है, यस सर, वो भी है हमारे पास 16। तो यस, हमें डेंसिटी ऑफ ओजोन मिल जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन सही करोगे तो आपको 23.3 समथिंग डेंसिटी ऑफ ओजोन मिलेगी। फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या था हमारे पास? एक मिक्सचर है दोस्तों, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का, जिसमें 86.16% बाय मास लिखा है, 13.84 ये रहेगा। उसको टाइम लग रहा है 430 सेकेंड। उस वही कंडीशन में ऑक्सीजन को टाइम लग रहा है 367। तो डेंसिटी ऑफ ओजोन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई लगाया T2/T1 D2/D1, तो मिक्सचर की डेंसिटी फाइंड कर ली। मिक्सचर की डेंसिटी के बाद ये स्टेप जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि भाई जितना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होगा, वो किसके वॉल्यूम को एडिशन करके बता सकते हैं? तो कि ओजोन का वॉल्यूम प्लस ऑक्सीजन का वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम होगा। तो टोटल वॉल्यूम जो है उसका मास कितना है? 100%, तो 100 ग्राम। 100 बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो उसका मास 100 अपॉन डेंसिटी मिक्सचर 86 अपॉन DO3, 30.84 अपॉन DO2। ऐसे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए एंड डेंसिटी ऑफ ओजोन मिल गया। ओके बच्चों, तो ये था पूरा ग्रेहम का लॉ एंड उसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस। होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करिए, एंड अगर हो गया है फिर भी कमेंट करिए कि सर हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, हमको सब आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर। सो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।